Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about how to make a sentence. For this I am going to tell you the concept of subject, verb, object or complement. Without knowing the concept of subject, verb, object or complement, we cannot form single sentence. यानी कि आज मैं किसी सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है उसके कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट को बताऊँगा, क्योंकि विदाउट नोइंग द कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के कंसेप्ट को बिना जाने हम एक भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखें, किसी भी सेंटेंस को हमें बनाने के लिए हमें जानना होता है सब्जेक्ट। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं दे रहा हूँ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और तब होता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वर्ब के बाद, या तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ये दोनों का कंसेप्ट मैं आगे क्लियर कराऊंगा। तो ध्यान रखें, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। कर्ता को दूसरे नाम से यदि कहा जाए तो ये इसे डूअर भी कह सकते हैं या एजेंट भी कह सकते हैं। ये दोनों का मीनिंग होता है कर्ता, यानी करने वाला। अब ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी वाक्य में कर्ता वो दो ही शब्द में हो सकता है, या तो वह शब्द नाउन का हो या प्रोनाउन का हो। यानी कि कभी भी किसी वाक्य का कर्ता या तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। तो अब ये ध्यान रखें कि नाउन जो होता है, तो नाउन कौन सा वर्ड होता है। तो नाउन का मतलब आप जानते हैं कि नाउन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन एक शब्द में भी हो सकता है और शब्दों के समूह भी हो सकता है, which represent the name of person, place, thing, activity, quality, etc. यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, कार्य या उसकी अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है, या गुण के नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। और प्रोनाउन, तो प्रोनाउन होता है इट इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। यह एक शब्द होता है जिसे नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू, समवन, एनीवन, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, एवरी, सम, एक्सेट्रा, ये प्रोनाउन होता है। तो ध्यान रखिए कि नाउन में जो क्रिटिकल बात है, जो आसानी से हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो नाउन जो वर्ड होता है, इसमें भी दो पार्ट है। एक यह एक वर्ड में होता है, यह नाउन एक वर्ड में भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड में भी हो सकता है और होता भी है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों शब्द को लेकर चलना पड़ेगा हमें। जैसे कोई व्यक्ति का नाम हुआ तो राम हुआ, और वहीं ग्रुप ऑफ वर्ड में कहेंगे तो द प्लेयर ऑफ दिस टीम,
यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ, यानी शब्दों का समूह मिलकर भी सब्जेक्ट होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 वर्ड्स हुआ है। और वही जो कर्ता यानी कि प्रोनाउन हुआ वो ही, सी, इट, दे, यू एक्सेट्रा कहिए, ये प्रोनाउन होता है। यानी इस रूप में कर्ता के रूप में ये प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यह प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, यानी कर्ता कारक में होना चाहिए। यानी कर्ता है ये ही, सी, इट, दे, यू एक्सेट्रा, ये कर्ता का रूप है। इसके कई रूप भी होते हैं। ही को ही में बदल देते हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप हो जाते हैं, वहीं सी को हर में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट का रूप हो जाता है। ईट को हम लोग ईट ही में ही रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का ही रूप होता है। दे को दे में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट का रूप होता है। यू को यू में ही रहने देते हैं तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य करता है। तो इस तरह से यह हीज में भी बदल जाता है तो पोसेसिव केस में होता है। हर, इट्स, देयर, योर, ये पोसेसिव केस में होता है। तो ध्यान रखना है कि ये नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक में होना चाहिए जैसा कि लिखा गया है। अब ये ध्यान रखना है कि हमें कि किसी भी सब्जेक्ट के स्थान पर या तो प्रोनाउन मिलेगा या तो नाउन लिखा हुआ मिल सकता है, यानी दो ही शब्द होता है। तो अब ध्यान रखना है कि प्रोनाउन तो ठीक है, नाउन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि नाउन के रूप में और भी कुछ बात हो सकता है। एक नाउन तो राम हो गया और ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी शब्दों के समूह मिलकर भी वो नाउन का कार्य कर सकता है और करता भी है। क्योंकि ग्रुप यानी टीम ऑफ प्लेयर, ये प्लेयर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी इस टीम के खिलाड़ी जो हैं या खिलाड़ी लोग भी कह सकते हैं, वो एक नाउन हुए। अब एक और बात ध्यान रखना है कि इसमें एक और बात आता है कि इसमें किसी इन्फिनिटिव 2 + V1 के रूप में कोई नाउन भी होता है, यानी जिसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इन्फिनिटिव भी एक प्रकार के ये नाउन का ही रूप है जिसे सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और वहीं किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ करके और इसे नाउन बनाया जाता है, जिसे जिरंडियल नाउन कह सकते हैं। यानी जिरंड को एक नाउन का रूप ही कहा जाता है, जो वर्ब के जरूर अंतर्गत में आता है लेकिन वो दूसरे शब्द में नाउन भी उसे कहा जाता है, जिरंडियल वर्ब कहते हैं। तो यानी कि वो उस स्थिति में यह नाउन का कार्य करता है। यानी कि हमें एक शब्द में कोई राम यानी किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। उसके बाद किसी ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी क्योंकि नाउन एक शब्द में भी होता है और शब्दों के समूह में भी होता है, तो ग्रुप वर्ड में भी हो सकता है। तो उस स्थिति में उसे नाउन कहेंगे, जैसे द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम, इस टीम के खिलाड़ीगण। उसके बाद ये नाउन के रूप में 2 + V1 भी हो सकता है और नाउन के रूप में V4 भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि ये सभी शब्द कि कभी ना कभी आपको सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया हुआ मिल सकता है या आपको प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकता है। तो आपको बिना सोचे समझे, विदाउट आपको किसी तरह के भय का आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी क्योंकि ये वर्ड्स एक नाउन का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कभी भी किसी सेंटेंस में तभी पॉसिबल है जब वह या तो वो नाउन है नहीं तो प्रोनाउन है। तो नाउन आपको बता दिए कि एक शब्द में भी हो सकता है, शब्दों के समूह में भी हो सकता है, वह 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव के रूप में भी हो सकता है, और वो जिरंड के रूप में यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो जिरंड होता है। और इसे हम लोग आपको भी यानी इसे हम लोग V4 भी कहते हैं, वर्ब का चौथा रूप भी कहते हैं, जिसे कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। और इसे तीसरे यदि नाम को जानना चाहेंगे तो इसे पार्टिसिपल भी कहा जाता है, जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो यदि कहें हम लोग इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का जो
विस्तार है उसे यदि करेंगे तो किसी सब्जेक्ट को विस्तार हम करते हैं उस सब्जेक्ट के ठीक पहले यानी उस नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव को जोड़ करके, जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ एडजेक्टिव का जोड़ करके नाउन के साथ एडजेक्टिव जोड़ दिए तो वो सब्जेक्ट और बड़ा हो गया है। नाउन का विस्तार का मतलब होगा नाउन को जितना बड़ा करें, उसके बाद किसी आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग कर कर भी हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमेशा कहीं ना कहीं आपको नाउन ही होगा उस ऐसे स्थिति में सब्जेक्ट, यानी कि द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वेरी द यहाँ आर्टिकल हुआ, वेरी हुआ यहाँ एडजेक्टिव एडवर्ब हुआ, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ, और नाउन के रूप में आपका गर्ल हुआ। तो यहाँ ध्यान रखें नाउन ही मुख्यतः सब्जेक्ट होगा। जितने भी ये इसके पहले यानी नाउन के पहले प्रयोग होकर का इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट बन रहे हैं, यानी सब्जेक्ट का विस्तार जो हो रहे हैं, ये शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर जरूर रहेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट का कार्य मुख्य रूप से नहीं करते हैं। ये मुख्य रूप से सब्जेक्ट का कार्य इसमें का नाउन ही करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में भी हम लोग एक नाउन प्रोनाउन को भी हम सिंगल वर्ड में प्रयोग करते हैं, इसे भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ देम, यानी उन लोगों में से एक, टू ऑफ देम उन लोगों में से दो। तो यहाँ वन ऑफ देम यानी कि ऐसे स्थिति में यहाँ देम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ, ऑफ के बाद आया है, तो यहाँ पर वन एक प्रोनाउन भी है, तो ये यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में यानी ग्रुप ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द को हम किसी वाक्य के सब्जेक्ट को हम बना सकते हैं। तो इसको बॉक्स में करते हैं, और नेक्स्ट इसके बाद को हम समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट जो होता है इट इज, ये कह सकते हैं इट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये शब्द होता है और शब्दों के समूह में भी होता है ना। विच या डैट भी कह सकते हैं, जो जिसका अर्थ होगा डैट डज समथिंग इन द सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट एक वर्ड या शब्दों एक वर्ड होता है या शब्दों का समूह होता है जो वाक्य में कुछ करता है, तो ऐसे परिस्थिति में वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम इज गोइंग टू बाई अ कार। राम एक कार खरीदने जा रहा है। यहाँ पर तो कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो नाउन के रूप में यहाँ पर राम आया। इसी तरह है द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल एस करेंगे, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इंटेलिजेंट। यानी इस स्कूल के छात्रगण तेज होते हैं या तेज हैं, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड आया। ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी नाउन का ही काम कर रहा है, ऐसे में इसमें फ्रेज भी कह सकते हैं। तो शब्दों के समूह में भी नाउन हो सकता है। उसके बाद आपका टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हियर। धूम्रपान करना यहाँ मना है,
तो यहाँ इन्फिनिटिव के रूप में आया INFINITIV। इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं स्मोकिंग, SMOKING। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह है जीरंड हुआ स्मोकिंग, SMOKING, यानी V4 लगाकर हम किसी वाक्य के सब्जेक्ट को बना सकते हैं। 2+V1 का प्रयोग कर कर किसी वाक्य का सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये ऐसे स्थिति में दोनों नाउन का कार्य करता है, यानी जिरंडियल हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया, ये नाउन हो गया, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड में हुए, सिंगल वर्ड में हुए। इसी तरह हम लोग प्रोनाउन का भी प्रयोग सिंगल वर्ड में कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग पहले से करते आ रहे हैं। जैसे दे आर प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी हैं। दे रन्स फास्ट ऑन द रोड, वे यानी कि वे लोग रोड पर तेज़ी से टहलते हैं, दौड़ते हैं। इसी तरह यू नो हिम, तुम उसे जानते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट दे और यू उस सब्जेक्ट का कार्य करता है या कर रहा है। अब आते हैं हम लोग वर्ब को। तो वर्ब को ध्यान रखें, वर्ब को हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्ब से ही हम लोग को स्पष्ट कर जाएंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सा वर्ड होता है। तो और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर कर लिख रहा हूँ कि आगे इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आता है वो वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, या किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट आता है। यानी चाहे वो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। तो ध्यान रखें वर्ब। और वर्ब को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, यानी किसी कार्य को क्रिया कहते हैं। यानी कोई कार्य यदि किसी सेंटेंस में होता है तो वो क्रिया होता है। यानी वर्ब से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, तो ऐसे स्थिति में वो वर्ब है। तो ये ध्यान रखें कि वर्ब हमेशा 5 फॉर्म में होता है। वो V1 में होता है, या V5 फॉर्म में हो सकता है, V3 फॉर्म में हो सकता है, V4 फॉर्म में हो सकता है, या V5 फॉर्म में हो सकता है। V1, V2, V3, V4 और V5 फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसे में यह वर्ब का काम करेगा। यानी सब्जेक्ट के बाद यदि ये ऐसे स्थिति में प्रयोग होता है, एक्जुअली वर्ब के साथ भी हो सकता है यह, और या सिंगल भी हो सकता है। इनमें बहुत सारे वर्ड जैसे V1 है, V2 है, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद प्रयोग होता है, V5 डायरेक्ट बाद प्रयोग होता है। वहीं V3 और V4 किसी एक्जुअली वर्ब के साथ प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना है कि हमें वर्ब को पहले डिफिनीशन को स्पष्ट कर रहे हैं कि डिफिनीशन क्या होता है। तो ये वर्ब इट इज अ वर्ड, ये ऐसे भी ध्यान से देखिए कि यह एक शब्द होता है विच डिनोट्स, जो दर्शाता है, विच डिनोट्स द फीलिंग, किसी फीलिंग को दर्शाता है, या फीलिंग कहें, या यहाँ पर अनुभव फीलिंग, या एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को दर्शाता है, या फीलिंग, दोनों बात एक ही है, फीलिंग कहें या एक्सपीरियंस कहें। उसके बाद यह एक्शन का बोध कराता है, एक्शन का बोध कराता है, यानी किसी कार्य का बोध कराता है, या कंडीशन, कंडीशन कहें या स्टेट भी कह सकते हैं, ये भी दर्शाता है। तो ऐसे स्थिति में वह शब्द वो वर्ब कहलाता है। यानी कि वर्ब एक वर्ड होता है जो
फीलिंग यानी अनुभव का बोध कराता है। एक्सपीरियंस का मतलब भी अनुभव हुआ। एक्शन मैंने कार्य का बोध कराता है। कंडीशन या स्टेट का बोध कराता है। एंड टेल्स अस समथिंग इन द tells us something about subject। और यह कार्य क्या करता है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। यानी फिर से समझे, भाव कभी भी एक वर्ड होता है और वह किसी फीलिंग का, अनुभव का बोध कराता है, कार्य का बोध कराता है, कंडीशन या स्टेट का भी बोध कराता है कभी कभी। और यह सब्जेक्ट के बारे में यानी टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, और यह हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है या समझाता है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो सब्जेक्ट कहलाता, भाव कहलाता है। अब ध्यान रखना है कि भाव यदि हिंदी में यदि पहचाना जाए तो किसी भी क्रिया के अंत में यदि ना लगा हो तो वह हमेशा वो भाव ही समझा जाता है। अब हमें मुख्य रूप से भाव को समझना होगा, तभी आपको आगे का कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि हमें इस भाव को समझने के लिए मुख्य रूप से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाव की जो संख्या है बहुत सारा है। जैसे एक्जुअली भाव है, मॉडल भाव है, मेन भाव है, लिंकिंग भाव है, नॉन लिंकिंग भाव है, फिनाइट भाव है, नॉन फिनाइट भाव है। तो इस तरह से ट्रांजिटिव भाव है, इनट्रांजिटिव भाव है। तो इस तरह से बहुत सारे भाव हैं। तो ध्यान रखना है, इन सभी का निचोड़ यदि कहें तो वो मुख्यतः दो ही है। यानी जिसे फर्स्ट वन जो है ट्रांजिटिव भाव है और सेकंड वन है जो इनट्रांजिटिव भाव है, VERB। इसे दूसरे नाम से हम लोग डिपेंडेंट भाव भी कह सकते हैं, DEPENDENT, डिपेंडेंट भाव भी कह सकते हैं। इसे दूसरे नाम से INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट भी भाव कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे नाम को रखने से आपको और आसानी होगा, इसलिए आपको बुक्स में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव निश्चित रूप से दिया होगा। इसे दूसरे नाम से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी भाव कह सकते हैं, क्योंकि इससे कंसेप्ट को समझने में आसानी होगा। तो ध्यान रखिए। तो हम यहाँ बताएं कि ये सभी जितने भी भाव हैं उनका सभी मिलाकर निचोड़ दो ही है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव जो भाव है या डिपेंडेंट भाव है, तो हम लोग डिपेंडेंट भाव के नाम से पढ़े तो आसानी होगा। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित या निर्भर, यानी कि अ भाव which depends on another words for completing its meaning, such verb is called dependent verb। यानी कि वह भाव जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी अन्य शब्द पर निर्भर हो, ऐसी स्थिति में उस भाव को डिपेंडेंट भाव कहते हैं। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। तो मैं एक आम खाता हूँ, तो यहाँ ध्यान रखिए, खाना एक भाव है, यानी कौन खाता है। तो मैं यहाँ ये बता क्या रहा है, तो एक्शन हो रहा है, यानी कार्य हो रहा है खाने का। तो मैंने पहले ही बताया कि एक्शन का बोध होता है। तो यहाँ पर
स्थिति यह है कि मैं आम खाता हूँ, ये बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि खाने का कार्य कौन कर रहा है, मैं। तो ये सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी दिया। और मैंने बताया कि डिपेंडेंट वर्ब वो वर्ब है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी अन्य शब्द पर निर्भर होता है, आश्रित होता है, तो उसे डिपेंडेंट वर्ब कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि यह वर्ब यानी ईट यानी खाने के लिए किस पर आश्रित है, तो मैंगो पर है। यदि मैंगो नहीं रहे तो वह व्यक्ति क्या खाएगा, यानी कि हमें आम को लाना जरूर पड़ेगा तभी वो व्यक्ति खा सकता है। तो ऐसे स्थिति में यह आश्रित है मैंगो पर, इसलिए यह डिपेंडेंट वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। और भी कह सकते हैं सी लव्स हर, सॉरी ही लव्स हर, वह उससे प्यार करता है। तो यदि प्यार करना हो तो हर का रहना यानी उसका रहना जरूरी है। यदि वो नहीं रहे तो किससे प्यार करेगा, यानी लव के लिए किसी व्यक्ति पर हमें आश्रित होना पड़ेगा, यानी वह व्यक्ति उस पर आश्रित है कि वह नहीं रहेगी तो वो किससे प्यार कर सकता है। तो ध्यान रखें, इस गर्ल यानी सी का मतलब यहाँ गर्ल यानी हर का होना जरूरी है। यदि नहीं हो तो किससे प्यार करेगा, जैसे सी लव्स, वह प्यार करती है। अब यहाँ ध्यान रखें वो प्यार करती है, यदि कोई कहता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेंटेंस का सेंस जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, पूरी तरह बात स्पष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें वो प्यार जरूर करता है लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है वो किससे प्यार करता है। तो इसमें उस व्यक्ति का होना स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एस इट मीन्स यह वर्ब है जो डिपेंडेंट वर्ब है। किस पर ये डिपेंडेंट है, आश्रित है हर पर, यानी उसका होना जरूरी है। इसी तरह ईट, यदि आई ईट मैं खाता हूँ और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या खाता हूँ, तो अगले व्यक्ति यानी प्रश्न करने वाले व्यक्ति के मन में ये प्रश्न खड़ा ही रह जाएगा, यानी वो बना ही रह जाएगा कि वह कुछ ना कुछ खाता जरूर होगा जिसे क्लियर नहीं किया। इट मीन्स पूरे सेंटेंस के अर्थ को स्पष्ट करना हो तो उसमें देना पड़ेगा उसे कि वो क्या खाता है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया मैंगो खाता है तो वह आश्रित है, यानी मैं आश्रित हूँ आम खाने पर, इसलिए यह वर्ब ये अपने बाद आने वाले वर्ड पर या किसी न किसी वर्ड पर आश्रित होता है अर्थ को पूरा करने के लिए, इसलिए डिपेंडेंट वर्ब है। यह भी आश्रित है अपने बाद आने वाले वर्ब पर, यानी सॉरी अपने बाद आने वाले वर्ड पर, इसलिए डिपेंडेंट वर्ब है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वर्ब को अब समझते हैं हम लोग। इंडिपेंडेंट वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब, नाम से ही स्पष्ट हो सकता है कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र वर्ब, यानी जो किसी पर निर्भर न हो, किसी पर आश्रित न हो। इट मीन्स अ वर्ब विच डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर वर्ड फॉर कंप्लीटिंग इट्स मीनिंग, सच वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वह वर्ब जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी अन्य वर्ब पर यानी ये किसी अन्य शब्द पर आश्रित न हो, तो ऐसे वर्ब को इंडिपेंडेंट वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे अब ये तो आश्रित था, ये आश्रित नहीं रहेगा। जैसे ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। यहाँ पर फास्ट एक एडवर्ब है और यह ध्यान रखना है कि वह उसे दौड़ने के लिए, ही रन्स वह दौड़ता है, तो उसे दौड़ने के लिए एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एडिशनल क्या चाहिए, तो यहाँ ध्यान रखें कि इसे दौड़ने के लिए कुछ अलग से आवश्यकता नहीं है। ये हमें इस बात को कहने से स्पष्ट हो गया कि वो दौड़ता है तो निश्चित रूप से वो फास्ट दौड़ता होगा, यानी कि यह अपने बाद आने वाले शब्द पर डिपेंड नहीं है। फास्ट भी है तो उसके अपनी क्षमता से निकल कर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब जो है ये स्वतंत्र है दौड़ने के लिए, अपने आप से दौड़ने में सक्षम है। तो ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं या इंडिपेंडेंट वर्ब कहते हैं, क्योंकि यह
इस शब्द पर आश्रित नहीं है। इसी तरह है सी इज या सी लुक्स ब्यूटीफुल। वह सुंदर दिखती है या वह सुंदर लगती है? तो ये ध्यान रखें, वह सुंदर दिखती है या लगती है। उसे सुंदर दिखने के लिए किसकी ब्यूटीफुल की ज़रूरत है क्या? उसे यानी कि उसके पास अलग से हमें ब्यूटी को लाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो सुंदर दिखती है, सी लुक्स ब्यूटीफुल, इसका मतलब है कि उसके अंदर में ही वो चीज़ निहित है, उसके लिए अलग से कुछ चीज़ की लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो वर्ड आया, एडजेक्टिव आया ब्यूटीफुल, और यह है इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वह देखने में सुंदर सक्षम है, उसके अंदर की क्वालिटी है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट वर्ब है। इसे इस वर्ब को आश्रित होना जरूरी नहीं है। यानी कि वह है सी लुक्स से ही स्पष्ट हो गया कि वो कुछ ना कुछ किसी कंडीशन में दिखती है, तो वहाँ सुंदर है तो सुंदर दिखती है, वो बैड हो तो बैड दिखती है। तो कहीं ना कहीं से एडिशनल किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब बात रहा हमें स्पष्ट करने का कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत सारे छात्र को ये स्पष्ट नहीं रहता है या जानकारी नहीं होता है कि वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बहुत सारे छात्र यदि वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उसे ऑब्जेक्ट ही मान लेते हैं। यदि किसी छात्र को जानकारी हो तो और बेहतर है, लेकिन जिसे नहीं जानकारी है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें बहुत छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, उसे ऑब्जेक्ट कहें या कॉम्प्लीमेंट है। बहुत सारे छात्र हमें पढ़ाते वक्त अनुभव में मिले कि कॉम्प्लीमेंट की जानकारी ही नहीं होती है। तो ध्यान रखिए, आपको आंसर पहले ही दे दिया गया कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का, लेकिन आपको वहाँ पर इंडिकेट नहीं कराया गया। तो ध्यान रखें, यहाँ मैंने पहले बताया कि वर्ब यदि स्पष्ट हो जाएगा तो आपको निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे यदि बात करें तो कर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म हिंदी में एक शब्द में, और कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। तो इसमें ध्यान रखिए कि कर्म, यदि कहा जाए कि कर्म क्या है, तो ये कहा पहले से भी आपको जानकारी होगा कि जो जिस क्रिया का फल, जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी द वर्ड on which the fruit of verb falls, यानी जिस पर क्रिया का फल पड़े वो कर्म है। तो ये बात कह देने से हमें क्लियर नहीं होगा कि जिस वर्ड पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म है, उसे हमें जानना पड़ेगा कि हकीकत में कैसे होता है। तो हमें डिफिनीशन को जानने से बेहतर है कि कंसेप्ट को समझ लें, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो ध्यान रखिए, यही से स्पष्ट हो जाएगा कि जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डिपेंडेंट वर्ब आता है तो वह अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट को लेता है, कॉम्प्लीमेंट को नहीं लेता है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर डिपेंडेंट वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब या डिपेंडेंट वर्ब के बाद आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। तो जैसे आई ईट्स अ मैंगो यहाँ दिए, ईट होगा, ईट अ मैंगो यहाँ दिए। तो ईट ये डिपेंड है खाने पर, क्योंकि उसे आम रहेगा तभी खाएगा, यानी कुछ ना कुछ वहाँ रहना जरूरी है, यानी कि यह आश्रित है
खाने के लिए इस मैंगो पर, इसलिए यह शब्द जो है यह माने verb है, ये डिपेंडेंट verb हुआ और डिपेंडेंट verb के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट हुआ। She loves her, वो उससे प्यार करता है, तो इसका मतलब प्यार करने के लिए उस ही यहाँ है, वह चाहिए। इसका मतलब है कि यह शब्द डिपेंडेंट वर्ब है, यानी यह वर्ब डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट वर्ब के बाद में जो वर्ड आया वो ऑब्जेक्ट आया। तो ध्यान रखिए कि जब ऐसा लगे कि वो वर्ब किसी न किसी अपने अर्थ को लगाने के लिए किसी वर्ड पर आश्रित है, तो वो वर्ब को डिपेंडेंट वर्ब समझना है और उसके बाद जिस पर वो आश्रित रहेगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा। इसी तरह है इंडिपेंडेंट वर्ब की बात करें तो ध्यान रखिए सब्जेक्ट के बाद कभी कभी डिपेंडेंट ना आकर इंडिपेंडेंट वर्ब आता है, तो ऐसे में वहाँ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं। जैसे इसी को लेते हैं, सी रन्स फास्ट, यहाँ दौड़ने के लिए वह उस पर आश्रित नहीं है, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब जो होगा के रूप में जो वर्ड आया है वो कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वर्ब है क्योंकि यह इस वर्ड पर आश्रित नहीं है, फास्ट पर, क्योंकि दौड़ने में खुद सक्षम है, फास्ट को कहीं अलग से नहीं लगाएगा अपनी बॉडी में। इसी तरह है सी लुक्स ब्यूटीफुल, यानी वह उसे सुंदर है तो उसे सुंदर दिखने के लिए उसको अलग से कोई ब्यूटी की आवश्यकता नहीं है, वो खुद सुंदर है, यानी कि इस पर आश्रित नहीं है। ये है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव अपने इसके बाद यानी इंडिपेंडेंट वर्ब के बाद जरूर आया है, लेकिन यह है कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसे स्थिति में डिपेंडेंट वर्ब हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक और इसमें मैं बात स्पष्ट कर देता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वर्ब डिपेंडेंट भी हो जाता है और इंडिपेंडेंट भी वर्ब हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि मैंने पहले ही बताया कि उसको समझना है कि क्या वो वर्ब के बाद यानी वो वर्ब के बिना यानी कि वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है, क्या उस जो क्रिया हो रहा है उसके बाद आए हुए वर्ड के बिना हो सकता है। यदि नहीं हो सकता है तो वह वर्ब डिपेंडेंट है और आगे और वो जो जिस पर आश्रित है वो ऑब्जेक्ट है। और यदि वो यानी कि वर्ब के बाद जो वर्ड आया है उस वर्ड के बिना ही वो क्रिया हो सकता है, यानी कि वो पॉसिबल है, या वह जो वर्ड आया है वह क्रिया यानी उस क्रिया में ही निहित है, उसके अलग से आवश्यकता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे स्थिति में यानी वर्ब के बाद जो वो वर्ड आया है जो किसी पर आश्रित नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट है, और जो वर्ड है यानी वर्ब है वह है इंडिपेंडेंट वर्ब है। जैसे उस एग्जाम्पल को भी मैं क्लियर करा देता हूँ। जैसे एक छोटा सा मैं दे रहा हूँ, जैसे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है तो चिड़िया को उड़ने के लिए क्या चाहिए? आकाश। क्या आकाश चाहिए? यह आकाश पर बैठकर उड़ती है चिड़िया, क्या उसके सहायता से उड़ती है? नहीं, वो खुद अपने आप से उड़ती है। एक प्लेस पे उसको कहीं भी उड़ा सकते हैं, वो खुद अपने आप से उड़ सकती है, उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि ये वर्ब जो है फ्लाई यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वर्ब है और इसके बाद इन द स्काई जो है ये कॉम्प्लीमेंट है और यह जो है इंडिपेंडेंट वर्ब हुआ। वहीं यदि कहते हैं द बॉयज फ्लाई
KITES काइट्स, या काइट कहते हैं, या ठीक है काइट्स। लड़के पतंग उड़ाते हैं तो द बॉय फ्लाई काइट्स। फ्लाई का अर्थ उड़ना भी होता है और उड़ाना भी होता है। तो यहाँ अर्थ हुआ कि लड़के पतंग उड़ाते हैं। तो ये यहाँ पर अब समझना होगा कि क्या पतंग अपने से उड़ सकती है या उसे उड़ाना पड़ेगा। इट मीन्स है कि लड़का वहाँ पर, यानी कि क्रिया जो फ्लाई है वो किसी व्यक्ति के द्वारा यानी लड़का के द्वारा किया जा रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि उड़ाने के लिए हमें काइट चाहिए, यानी कुछ ना कुछ उड़ाने के लिए हमें चाहिए, तभी वो उड़ा पाएगा लड़का, अदरवाइज नहीं उड़ा पाएगा। क्योंकि यह है अपने आप से किसी चीज़ को उड़ाने के लिए सक्षम निश्चित रूप से है, तभी उड़ा रहा है, लेकिन उसे उड़ाने के लिए कोई वस्तु अलग से चाहिए। इसलिए यहाँ पर फ्लाई डिपेंडेंट वर्ब हो जाएगा और काइट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर चिड़िया को उड़ने के लिए किसी अलग से आवश्यकता कुछ नहीं है, वो खुद से उड़ सकती है। केवल एक आगे आपको इन द स्काई एक वर्ड आया है, तो वो वर्ड आपको ये हेल्प नहीं कर रहा है उसको, यानी कि उड़ाने में, यानी वो खुद उड़ रही है चिड़िया। इट मीन्स कि इन द स्काई एक कॉम्प्लीमेंट है और फ्लाई इंडिपेंडेंट वर्ब है। ये ध्यान रखें कि ये सब कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो हमें कहाँ दिक्कत होने वाला है उसका भी मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। तो वो वहाँ दिक्कत होगा जब आप किसी सेंटेंस, जब आप किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं। तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि सब्जेक्ट के बाद हमें जो वर्ब आ रहा है वो डिपेंडेंट वर्ब हो, और डिपेंडेंट वर्ब होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये समझ लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को ही हम लोग इन पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। इट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्य को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इट मीन्स द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई जो है इसे पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि इन द स्काई यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन द बॉयज फ्लाई काइट्स को हम लोग पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, क्योंकि काइट्स यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो होगा यहाँ काइट्स आर फ्लाइड बाई द बॉयज। तो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।